प्रिय छात्रों, आज की क्लास, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको फिर 20 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के मैं आया हूँ। अब इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान का अध्ययन है। शैवाल विज्ञान का अध्ययन जो है वो आपका शैवाल है। हालांकि ये आपका इस तरीके से ऑप्शन में न रह करके शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शैवाल विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि आपका जीवाणु का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है वो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से कवक विज्ञान का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी। इसी तरीके से और भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पुष्पों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो पुष्प का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अब एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन या 4 प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि शैवाल का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो माइकोलॉजी और जीवाणुओं का अध्ययन करने वाला बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक आर्द्रता हो। तो इस तरीके से अगर आपका यदि अधिक ह्यूमिडिटी पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपका वाष्प का उत्सर्जन सबसे न्यूनतम होता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो मुख्य रूप से आपका तेज़ धूप हो गया, उसके बाद से उच्च तापमान, आर्द्रता हो गई, वायु हो गई, ये सभी जो है वाष्पोत्सर्जन के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। कभी कभी इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देगा कि वाष्पोत्सर्जन में कौन सा कारक मुख्य रूप से प्रभावी होता है, तो तेज़ धूप, उच्च तापमान, आर्द्रता और वायु। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मृदा का प्रयोग किए बिना किसी भी पौधों को उगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोषक घोल। और इसी पोषक घोल के से एक तरीके से मृदा का प्रयोग किए बिना ही पौधों को क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। और इस पोषक घोल का जो निर्माण हुआ था वो 1938 में हुआ था। और 1938 में होगलैंड और आर्नोन, वैज्ञानिक का नाम भी आप लोग लिख लीजिए, होगलैंड और फिर कौन है, आर्नोन, इन दोनों ने मिल करके पोषक घोल का आविष्कार किया था और इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सुमेलित कीजिए, और इसमें सुमेलित में आपका 4 ऑप्शन इधर दिया है और उसके नीचे 4 नीचे दिया हुआ है। तो इस सुमेलित वाले में आपका पहला है विटामिन ए, और ये जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए की बीमारी, मतलब ये विटामिन है और उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम आपको सुमेलित करना है। तो विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए से जो जिस रोग का उत्पत्ति होती है इसकी कमी से, वो है जीरोपैथीमिया। और इस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है। तो ए का तीसरा नंबर। उसके बाद से विटामिन डी, और इस विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और इस विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। अब आ गया विटामिन B12, और इस विटामिन B12 के कारण आपका कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 के कारण आपका हीमोफोलिया नामक रोग होता है, जिसमें कि आपका रक्त वगैरह के थक्के नहीं बनते हैं। अब ये एक तरीके से विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हीमोफीलिया। अब विटामिन के, और इस विटामिन के से कौन सा मतलब रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी का पहला। और डी का पहला यानी कि प्राणाशी रक्त अल्पता।
और ये जो हीमोफोलिया है, ये जो प्रणाशी रक्तपलता है, इसमें रक्त के कारण जो है आपका रक्त का थक्का, इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है। अब इस तरीके से ए का आपका तीसरा, तो ए का आपका तीसरा यहाँ पे दिया है, तो एक ही ऑप्शन से आपने क्या कर लिया, इसका आंसर पकड़ लिया। तो ए का तीसरा हो गया, तो बी का कौन सा होगा, तो बी का आपका हो जा रहा है चौथा, यहाँ चौथा दिया हुआ है। फिर उसके बाद सी का हो गया आपका पहला, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील का किस्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्टेनलेस स्टील। और इसी स्टेनलेस स्टील से अम्लों का प्रतिरोध करने वाली ये स्टील का एक क्या है, प्रकार है। और ये अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टेनलेस स्टील में कितना % क्रोमियम होता है, तो इसमें 15% आपका क्रोमियम होता है। 15% क्रोमियम की मात्रा होती है, और जो कि कठोर होता है, और ये जंग में कमी नहीं लाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों के भिन्न विचारों और सिद्धांतों का स्थापित करने का मुख्यतः किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर। आंसर क्या होगा, बाबर। और इसी बाबर के द्वारा एक तरीके से मुगल प्रशासन में भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों को नए तरीके से स्थापित करने का सिद्धांत इसने अपनाया था। और इसी बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके बादशाह घोषित किया था। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड। और ये जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसी गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, उसी दौरान आपका 5 फरवरी 1922, ये भी डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने थाने में आग लगा दिया, तो इसी के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि निम्नलिखित में किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और इसी अकबर के द्वारा किस सन में, तो 1564 ईस्वी में। और इसी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और पूर्ण रूप से जजिया कर लगाने वाला, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, तो पूर्ण रूप से जजिया कर लगाने वाला शासक आपका हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। और इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में धार्मिक कर जजिया कर को पूर्ण रूप से लागू किया, और अकबर ने इसे समाप्त किया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने एक तरीके से इस आंदोलन को अखिल भारतीय के रूप में इन्होंने स्टार्ट किया था। और अखिल भारतीय आंदोलन के पहले गांधी जी के द्वारा अन्य आंदोलन का भी प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्थान पर किया गया आंदोलन था। जबकि इनके द्वारा जो अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया ओवर पर करने वाला जो आंदोलन था वो था आपका असहयोग आंदोलन। और जिसकी शुरुआत कब की गई थी, ये भी आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। जबकि इसमें और भी थोड़े से ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब इनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये 1930 में किया गया था। जबकि रॉलेट सत्याग्रह इनके द्वारा कब किया गया था, तो रॉलेट सत्याग्रह जो है ये आपका 1919 में किया गया था। अब बारदोली सत्याग्रह, तो ये बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में इनके द्वारा किया गया। तो इसमें डेट या ईयर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट अथवा सुमेलित करने के लिए पूछ देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैलिकस परप्यूरिया। सैलिकस परप्यूरिया।
और ये क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए इस लकड़ी का प्रयोग होता है। इसी को एक तरीके से सैलिकस एल्बा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आम भाषा में या स्थानीय भाषा में इसे वाइट विलो के नाम से जाना जाता है। अब इसी लकड़ी से सैलिकस प्यूरिफेरिया से आपका बल्ले, क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है। कभी कभी स्टैटिक जीके में आपका क्वेश्चन ये भी पूछा है कि बल्ले की लंबाई कितनी होती है, तो बल्ले की लंबाई जो होती है वो 39 इंच होती है, जबकि चौड़ाई कितनी होती है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो चौड़ाई होती है ये चौड़ाई आपका 4.25 इंच तक होती है। तो इसकी लंबाई 39 इंच और जबकि चौड़ाई 4.25 इंच होती है। अगला क्वेश्चन कि विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है। तो विश्व में कोयला भंडार का सबसे ज़्यादा यानी कि 50% जो है वो आपका अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इन तीनों देशों को मिला करके 50% कोयला यहाँ उत्पादित होता है। और इसमें आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास जो है वो 22% के लगभग कोयला उत्पादित होता है। उसके बाद से रूस जो है ये 14% के लगभग उत्पादित करता है, जबकि आपका चाइना जो है वो 12% के लगभग कोयला उत्पादित करता है। तो इस तरीके से विश्व का कुल 50% कोयला जो है अमेरिका, रूस और चाइना में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से पुनः स्थापित या संस्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योगों का पुनर्निर्माण, उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण। और इसी उद्योगों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत उद्योगों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के रूप में उचित कदम उठाए गए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 और वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है। 33 और इस 33 में आंसर हो जाएगा आपका बी कि वस्तुओं का विनिमय और वस्तुओं के साथ किया जाता है। तो वस्तु विनिमय संव्यवहार का अर्थ यह है कि आपका जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है। तो वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। जैसे एक गाय लेकर के 10 बकरियां लेना क्या कहलाता है, तो वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। और वस्तु का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, उसी को वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है। तो मांग वक्र जो है आपका अल्पाधिकार होता है। अल्पाधिकार, तो मांग वक्र जो है वो किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को क्या करता है, प्रकट करता है। तो मांग वक्र की परिभाषा ये हो गई कि जो किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है, जो कि एक अल्पाधिकार के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलिधि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। और इसी फ्रैंकलिन डोनाल्डो रूजवेल्ट के द्वारा 1882 में ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हुए थे। अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति, तो 32वें राष्ट्रपति हुए थे। और इन्हीं के द्वारा नई व्यवस्था की घोषणा आर्थिक मंदी के दौरान की गई थी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है दो चालक समानांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं, वे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इस तरीके से जब दो विपरीत दिशा में प्रवाहित धाराएं होती हैं तो वही चालक पास लाए जाते हैं, तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक तरीके से उत्पन्न होती हैं और उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में धारा का जो वहन होता है तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। अगला क्वेश्चन कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का मुख्य कंडीशन होता है यदि संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। अगर राष्ट्रपति बार बार संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में संसद द्वारा जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में दी गई है? तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण करेगा। ऐसा एक बार हुआ है जब आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 39 कि जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। और इसी डेनमार्क के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और इसके अलावा दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फिनलैंड देश रहा। जबकि भारत का जो स्थान था वो 180वें स्थान पर था। तो इस तरीके से सूचकांक से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। और ये सूचकांक का पूरा एक ही फुल वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है और उसको जा कर के आप लोग यूट्यूब चैनल पे आसानी से पूरे जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं 2021-22 का वो आपका पूरा एक ही जगह पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमेश्वरम अय्यर। और इसी परमेश्वरम अय्यर को कब नियुक्त किया गया? तो 24 जून 2022 को। 24 जून 2022 को परमेश्वरम अय्यर को आपका नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। और ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने परमेश्वरन अय्यर, ये अमिताभ कांत का स्थान लिए हैं। जबकि क्वेश्चन इस पे एक और नोट कर लीजिए कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी, जबकि उपाध्यक्ष आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये उपाध्यक्ष में वर्तमान है आपके सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। तो इस तरीके से आपका नीति आयोग का नया CEO परमेश्वरम अय्यर, जबकि उपाध्यक्ष वर्तमान सुमन के बेरी। और परमेश्वरन अय्यर ने 24 जून 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया। तो इस तरीके से ये भी सेट आपका कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।